नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नितेश तिवारी ई लर्निंग पर। तो आपका प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2023-24 का क्लास 12 सब्जेक्ट आपका पॉलिटिकल साइंस इवनिंग शिफ्ट, ठीक है। मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा क्या इसके टाइमिंग रही। टाइमिंग आपका 3 आवर्स था। मैक्सिमम मार्क्स आपके 80, जिसमें डिवीज़न 5 खंडों में था और ABCDE 30 क्वेश्चन आपके मैक्सिमम थे, जिसमें आपको 1 to 12 बहुविकल्प MCQ करना था। अब यहाँ पे सेकंड आपका जो क्राइटेरिया था उसमें 13 से 18 आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन, जिसमें 50 से 60 वर्ड लिखना था। देखो, हर वीडियो में बोलता हूँ और इसमें भी बोलूँगा, सामान्य दिशा निर्देश पढ़ो, गाइडलाइंस पढ़ो, उसके बाद आगे बढ़ो। कहते हैं ना कि पहले नियमों को समझो और उसके बाद डिसीजन लोगे तो अच्छा फ़ायदा रहेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें तुमको आगे हेल्प करने वाली है। उसके बाद 19 से 23 आपका 4 नंबर वाले, जिसमें आपको 100 से 120 वर्ड लिखने थे, ना ज़्यादा ना कम। फिर आपका 24 से 26 आपके कार्टून आधारित और 27 से 30 आपके 6 नंबर वाले क्वेश्चन, जहां आपको 170 से 180 वर्ड लिखने थे, ठीक है। आइए आते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि रूस के 2 गणराज्यों डैश और डैश में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चल रहे थे। यहाँ पर देखिए ऑप्शन है चेचन्या और ताजिकिस्तान, चेचन्या और दागिस्तान, सी है अज़रबैजान और जॉर्जिया, डी है यूक्रेन और स्लोवाकिया। राइट आंसर इसका है चेचन्या और दागिस्तान, ठीक है। जैसे मैं समझाता हूँ कि चेचक मतलब एक प्रकार से चिकन पॉक्स जब होता है तो दाग हो जाते हैं, उसी प्रकार से याद रखना चेचन्या और दागिस्तान बोर्ड के लिए भी, ठीक है। सेकंड आपका पॉइंट है सेकंड क्वेश्चन की निम्नलिखित काल अनुक्रम अनुसार आपको व्यवस्थित करना है कि पहले कौन सा था, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। देखिए, सार्क की स्थापना है 1985, ठीक है। लिट्टे आपका अंत होता है 2009, लिट्टे का 2009। बांग्लादेश का निर्माण 1971, उसके बाद पाकिस्तान का परमाणु परीक्षण 1998, ठीक है। अब देखो पहला कौन सा हो सकता है, इसमें सबसे पहला है बांग्लादेश। बांग्लादेश का मतलब सेकंड फर्स्ट पहले होगा, ठीक है। तो 1 और 2 में ऐसा, ठीक है जी, कोई बात नहीं। अगला कौन सा होना चाहिए, आपका होना चाहिए अगला सार्क, मतलब फर्स्ट सेकंड फिर फर्स्ट। तो सेकंड और फिर फर्स्ट आपका केवल है सी में, केवल ये रहा। तो ये आपका सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। इसका मतलब आप याद रखना कि सार्क है आपका 1985, लिट्टे का अंत 2009, बांग्लादेश 1971, पाकिस्तान 1998। इस प्रकार से आप लगा लीजिए। तीसरा क्वेश्चन, दक्षिण एशिया के किन देशों में लोकतंत्र और सैनिक शासन दोनों स्थापित रहा डैश। अब नेपाल और मालदीव, पाकिस्तान, बांग्लादेश, और उसके बाद सी है मालदीव और बांग्लादेश, डी है पाकिस्तान और भूटान। राइट आंसर है पाकिस्तान और बांग्लादेश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 4, प्रथम आम चुनाव में दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में कौन सी पार्टी उभरी थी। ए भारतीय जनसंघ, बी सोशलिस्ट पार्टी, सी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, या डी प्रज्ञा सोशलिस्ट पार्टी। राइट आंसर है आपका भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको 16 सीटें लगभग मिली थी, ठीक है। उसके बाद है 5वां क्वेश्चन, 1975 में डैश ने जनता के संसद मार्च का नेतृत्व किया, मतलब एक प्रकार से तो किसने किया था। ए है राम मनोहर लोहिया, बी है जयप्रकाश नारायण, सी है जॉर्ज फर्नांडिस, या डी है DK बरुआ। राइट आंसर है जयप्रकाश नारायण, जिन्हें लोक नायक भी कहा जाता है, बिहार से थे। उसके बाद देखिए 6ठा क्वेश्चन, करबी और दिमसा जैसे समुदायों का संबंध निम्न में से किस राज्य से है। ए मणिपुर, बी असम, सी मेघालय, या डी मिजोरम। राइट आंसर है असम से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपका है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण आर द्वारा अंकित किया गया है। इन कथनों को ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। अभिकथन ए कहता है शॉक थेरेपी का एक मुख्य उद्देश्य समाजवादी देशों को पूंजीवादी व्यवस्था में परिवर्तित करना था। एक इसका कारण कहता है कि शॉक थेरेपी का मॉडल विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने तैयार किया था। ये दोनों ही बिल्कुल सही है, दोनों राइट है, ठीक है। तो आप फर्स्ट लगा दीजिए, क्योंकि दोनों बातें कथन सही है और ये इसको सिद्ध भी कर रहा है, व्याख्या भी कर रहा है। ए इज राइट आंसर, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 8, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे। देखिए, एक ए है आपका के कामराज, बी है जगजीवन राम, सी है DP मिश्रा, और डी है आपका सुकुमार सेन। देखिए, सारे के सारे ये नेता थे और लगभग ये ही आपका राइट आंसर है। जिसने डी लगाया है सुकुमार सेन इज़ अ परफेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको मिलान करना था। लोक नायक जयप्रकाश नारायण, जगजीवन राम आपके उप प्रधानमंत्री, आपातकाल 352, और केशवानंद भारती केस आपका मूल ढांचा। देखिए किसका निशान बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखते डी का फर्स्ट आपका होना चाहिए। डी का फर्स्ट कितनों में है, डी का फर्स्ट है 2 में, एक इसमें है और एक डी वाले में है, ठीक है जी। उसके बाद देखो जगजीवन राम जो है वो उप प्रधानमंत्री, तो सेकंड का थर्ड कितने में है, सेकंड का थर्ड किस में है, तो सेकंड का आपका थर्ड इसी डी वाले में ही लगभग मिल रहा है। चलो सी का भी देख लेते हैं, तो सी का सेकंड किस में है, वो भी इसी में है। तो राइट आंसर आपका डी ही रहेगा, ठीक है।
राइट आंसर आपका डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपका 1973 के आनंदपुर साहिब प्रस्ताव जो आपका है उसका संबंध इनमें से किससे है? तो ए है क्षेत्रीय स्वायत्तता, बी है आपातकाल, सी है चुनाव, या डी है वित्तीय नियंत्रण। राइट आंसर आपका है क्षेत्रीय स्वायत्तता से है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 जो फिर से अभिकथन और कारण वाला है। तो अभिकथन कहता है ए 1989 के चुनावों से भारत में केंद्र में गठबंधन की राजनीति के लंबे दौर की शुरुआत हुई। बिल्कुल सही है। क्षेत्रीय दलों का महत्व बढ़ा और भारतीय राजनीति में कुछ नए मुद्दों का प्रभाव भी देखने को मिला। दोनों ही सही है और अभिकथन कारण की व्याख्या कर रहा है क्योंकि गठबंधन के कारण ही इनका प्रभाव बढ़ा था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 12 राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल की प्रमुख भूमिका है? ये आपका एनडीए की बात कर रहा है, क्योंकि हिंदी बोल दिया तो समझ ना आया हो क्या पता, एनडीए की बात कर रहा है। ठीक है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। तो ऑप्शन है आपका कांग्रेस से है एक, बी है भारतीय जनता पार्टी सहयोगी दल, सी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और डी है बहुजन समाज पार्टी सहयोगी दल। राइट आंसर आपका है भारतीय जनता पार्टी, बी। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 13 यहाँ पर देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते आतंकवाद के लिए उत्तरदायी 2 कारण क्या है? भाई देखो, आतंकवाद सबसे ज़्यादा जो बढ़ रहा है उसका कहने की कारण गरीबी भी है, निरक्षरता भी है, और इसके अलावा जो राजनीतिक उन्माद है, राजनीतिक लोग कहीं ना कहीं कब्जा करना चाह रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं आतंकवाद बढ़ाने का कारण है। और लोगों का कहीं ना कहीं प्रकार से बहुत जगह पे जो शोषण हो रहा है बहुत लंबे समय से, या उन्हें दबाया जा रहा है, उनके अधिकारों को छीना जा रहा है, तो ये भी आतंकवाद का कहीं ना कहीं कारण है। और हाँ, जो अर्थव्यवस्थाएं बहुत ख़राब है, जहाँ गरीबी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ तो आतंकवाद होगा ही होगा। तो ये आप लिख सकते थे। क्वेश्चन नंबर 14 भारत सरकार पर्यावरण से संबंधित निम्नलिखित कार्यक्रमों के माध्यम से वैश्विक प्रयासों में भाग लेती रही है। इस कथन के समर्थन में कोई 2 तर्क दीजिए। बिल्कुल सही बात है, भारत हमेशा से पर्यावरण हितैषी रहा है, ये लाइन आपको लिखना था। चाहे 1997 क्योटो प्रोटोकॉल हो जिसमें 2002 में भारत ने हस्ताक्षर करे, चाहे आप एग्जाम्पल दे दो 2016 कि किस प्रकार से 2016 में पेरिस समझौते में भारत ने हस्ताक्षर करे, और भारत कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन बहुत कम करता है, इतना बहुत है। क्वेश्चन नंबर आपका 15 प्रथम 3 आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व के कोई 2 कारण, अरे 2 क्या, बहुत सारे कारण थे। सबसे पुरानी पार्टी, पहली बात तो यह है कि पहला सबसे पुरानी पार्टी थी। दूसरा ये था स्वतंत्रता संग्राम में इसका योगदान था। तीसरा इसके प्रसिद्ध नेता थे। चौथा आप कह दीजिए कि कोई मजबूत विपक्षी दल नहीं था, यह भी एक कारण रहा। और समाजात्मक विचारात्मक गठबंधन रहा। 2 के लिए तो बहुत है यार, लिख दो बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर आपका है 16 भारत में नियोजन के क्षेत्र में बॉम्बे प्लान की भूमिका। अब यहाँ पे बॉम्बे प्लान के बारे में ही आपको बताना है कि भैया 1944 में, कब की बात है, 1944 में मुंबई में जो उद्योगपति हैं, उद्योगपतियों का समूह इकट्ठा होता है और नियोजित अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए एक साझा प्रस्ताव देते हैं, इसी को बॉम्बे प्लान कहते हैं। और इसने भारत की अर्थव्यवस्था को नियोजित रूप से चलाने में अहम भूमिका निभाई है। लिख दीजिए, बहुत है। क्वेश्चन नंबर 17 भारत और पाकिस्तान के संबंध है उसमें तनाव के लिए जिम्मेदार कोई 2 कारण। तो पहला कारण है जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर बहुत बड़ा रीज़न रहा है क्योंकि आज़ादी के बाद से पाकिस्तान दावा करने लग गया कि भाई उसका इलाका है। दूसरा सबसे बड़ा कारण अगर मैं आपको बताऊं तो वह आप सबको पता होगा पाकिस्तान कैसा देश है। पाकिस्तान एक आतंकवादी देश कहीं ना कहीं कह लीजिए। तो आतंकवाद मतलब समझ लीजिए कि वहाँ पे मतलब ये दूसरा कारण भारत पाकिस्तान के बीच में आरोप लगाते हैं, मतलब दोनों, मैं अगर कहूँ तो। और उसके बाद आप तीसरा कारण अगर समझिए तो ये राजनीतिक जो वहाँ के भी लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, वो चाहते ही नहीं है कि पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन अच्छे हो, क्योंकि वो नहीं चाहते कि इंडिया पाकिस्तान दोस्त बने और विकास करे, क्योंकि उनके मन में है लालच, क्योंकि वो उससे फ़ायदा कमा रहे। तो ये भी रीज़न आप बता सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 18 1975 में घोषित आपातकाल के किन्हीं 2 परिणामों का आपको बताना है। आपातकाल के क्या परिणाम थे? तो पहला परिणाम आपका था निवारक नज़रबंदी। निवारक आपको लिखना था यहाँ पे, ठीक है, निवारक नज़रबंदी। इसका मतलब क्या था? नज़रबंदी का मतलब होता है कि बहुत सारे जो नेता है उनको गिरफ्तार करवा दिया इंदिरा गांधी ने और कहा कि ये लोग अशांति फैला सकते हैं। दूसरा, प्रेस पर सेंसरशिप, जो प्रेस थी उस पर सेंसरशिप लगवा दिया। सेंसरशिप का मतलब सबको पता ही होगा कि प्रेस अब जो भी कुछ छापेगा वो सरकार के अनुसार छापेगा। तीसरा परिणाम, जो फणीश्वर नाथ रेणु थे और हिंदी लेखक और कन्नड़ लेखक आपके शिवराम करंत, उन्होंने अपने पुरस्कार जो है वो वापस कर दिए। तो ये भी इसका परिणाम रहा। उसके अलावा बता सकते हैं आप कि आपातकाल के परिणामों में 42वां संशोधन 1976 में हुआ और विधायिका कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया। विधायिका मतलब संसद, ठीक है, लोकसभा। क्वेश्चन नंबर आपका है अब 19
देखो, सोवियत संघ के विघटन के लिए उत्तरदायी किन्हीं 4 परिणामों का हमें बताना है कि सोवियत संघ के विघटन जब होता है तो उत्तरदायी किन्हीं कौन से परिणाम निकल कर हमारे सामने आते हैं। देखिए, पहला परिणाम ये होता है कि सोवियत संघ विघटित हो गया है तो भैया शीत युद्ध की समाप्ति हो गई है। किसकी समाप्ति? शीत युद्ध जो था आपका, शीत युद्ध, उसकी समाप्ति हो गई है। दूसरा आप कह सकते हैं कि अमेरिका एक सुपर पावर, मतलब अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत, दूसरा पॉइंट है अमेरिकी वर्चस्व, ठीक है, अमेरिकी जो है वर्चस्व। दूसरा हो गया। तीसरा आप बता सकते हैं विश्व राजनीति में शक्ति संबंध मिल गए। अब बहुत सारे देशों को अमेरिका की तरफ झुकाव बनाना पड़ा क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। इसके अलावा परिणाम चौथा ये हो सकता है कि हथियारों की होड़ की समाप्ति। जो हथियार थे, एक प्रकार से हथियार बनाना बंद कर दिया और ये अपने आप में बहुत बड़ा परिणाम रहा। क्वेश्चन नंबर आपका 20, विश्व राजनीति में पर्यावरण की चिंता एक अपरिहार्य घटना है। इस कथन के संदर्भ में कोई 4 तर्क हमको लिखना है। बिल्कुल सही बात है, पर्यावरण को बचाना बहुत आवश्यक है क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि जो वैश्विक तापवृद्धि है वह बढ़ रही है, जलवायु परिवर्तन बहुत ज़्यादा हो रहा है और मानव का बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। उपजाऊ भूमि नहीं मिल रही है, स्वच्छ पानी नहीं मिल पा रहा है। ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं कि इसलिए हमें करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपका 21, दक्षिण एशिया में लोकतंत्र के मिले जुले आंकड़ों के बावजूद दक्षिण एशियाई देशों की जनता लोकतंत्र की कैसी आकांक्षाएं रखती है। देखिए, यहाँ पर बिल्कुल सही बात है कि क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश में समय समय पर लोकतंत्र रहा और सैनिक शासन भी रहा, इसलिए लगातार जो जनता है यहाँ की वह लोकतंत्र चाहती है। जैसे भारत और श्रीलंका में सदैव लोकतंत्र रहा, लेकिन समय पे भारत में भी 1975 से लेकर 2 साल 77 तक लोकतंत्र थोड़ा सा गायब रहा, लेकिन पुनः वापस आ गया। इसलिए भारत जो पूरे एशिया ही है उसकी पूरी जनता ही चाहती है कि लोकतंत्र जो है एक प्रकार से वह कायम हो जाए, जनता का शासन रहे, ना कि लोगों का, और उनका विकास हो सके। इस प्रकार की बातें आप लिख सकते थे। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना बहुत संघर्ष और आंदोलनों के बाद हुई है। बिल्कुल कहानी बताइए, 1990 में आप बता दीजिए। उससे पहले बता सकते हैं कि नेपाल एक हिंदू राष्ट्र हुआ करता था और वहाँ राजतंत्र था, राजा का तंत्र हुआ करता था। 1990 में क्या होता है कि वहाँ बहुत बड़ा आंदोलन होता है, ठीक ठाक सा मतलब, और राजा दबाव में आकर के एक प्रकार से जो संवैधानिक संसद है एक प्रकार से, या संवैधानिक लोकतंत्र है, उसकी मांग स्वीकार कर लेता है और वहाँ संसद बन जाता है। 2002 में राजा ज्ञानेंद्र जो होता है वो संसद भंग कर देता है। कौन सा संसद? जो संसद थोड़ा बहुत जो लोकतंत्र होता है वह भी चला गया। इसके साथ ही आप बताएंगे कि 2000 में जैसे ही उसने किया तो फिर 2006 समय लगा, लेकिन 2006 में नेपाल में राष्ट्रव्यापी आंदोलन, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, जिसमें 7 पार्टी अलायंस, माओवादी और सामाजिक कार्यकर्ता जो भी लोकतंत्र समर्थक हैं, इन लोगों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया और इसी के साथ ही वहाँ पे जो राजतंत्र है वो समाप्त हुआ, लोकतंत्र की राह खुल गई। 2008 में नया संविधान बनना शुरू हुआ, 2015 में नया संविधान बनकर तैयार हुआ। आज नेपाल एक संप्रभु एक प्रकार से राज्य है, देश है, लोकतांत्रिक देश है और धर्मनिरपेक्ष है। पहले हिंदू था, अब धर्मनिरपेक्ष है, सभी धर्मों को मानने वाला है। क्वेश्चन नंबर आपका 22, वर्तमान विश्व पर वैश्वीकरण के किन्हीं 2 सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों का विश्लेषण करना है। देखिए, वैश्वीकरण के सकारात्मक अगर मैं बात करूं तो प्रत्येक संस्कृति पहले से विशिष्ट हुई है, प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था पहले से अच्छी हुई है, और अगर मैं कहूँ तो यहाँ से विकल्पों में वृद्धि हुई है। वैश्वीकरण के कारण विकल्पों में वृद्धि हुई है और जो गुणवत्ता है उसमें वृद्धि हुई है, गुणवत्ता भी अच्छी हुई है। नकारात्मक ये है कि जो छोटे उद्योग थे वे बिल्कुल सामना नहीं कर पाए बड़े उद्योगों का, और वे ख़त्म हो गए हैं। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि बेरोजगारी बढ़ी क्योंकि मशीनों ने उनकी जगह ले ली है। तो बहुत कुछ आप बताया जा सकता है, ठीक है। इसके अथवा में है वैश्वीकरण से विश्व के विभिन्न देशों की संस्कृतियां भी प्रभावित हुई हैं। कथन के संदर्भ में वैश्वीकरण के किन्हीं 4 सांस्कृतिक परिणामों की व्याख्या कीजिए। देखो, वैश्वीकरण के पहली बात तो संस्कृति जो है, अब यहाँ सांस्कृतिक विशेषताएं आपको बतानी है कि पहले की हर संस्कृति पहले से विशिष्ट हुई है, अच्छी हुई है, समरूपता को बढ़ावा मिला है। समरूपता मतलब प्रत्येक संस्कृति को समान बढ़ावा देने के नाम पर पश्चिमी सभ्यता ही बड़ी है। नीली जीन्स, मैक्नोलिडीकरण, पिज़्ज़ा, बर्गर, खान पान में बदलाव हुआ, ये सारी बातें आप लिख सकते हैं क्योंकि ये सांस्कृतिक प्रभाव पूछ रहे हैं। इतना कन्फ्यूज़ कर रहा है, बस ये आंसर वही है, वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव। क्वेश्चन नंबर आपका 23, भारत की विदेश नीति पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रभावों को स्पष्ट देखा जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भारत के ये पहले आपके प्रधानमंत्री भी रहे, क्या रहे? प्रधानमंत्री भी रहे, और उसके अलावा भारत के पहले विदेश मंत्री भी रहे। आपको अगर नया पता हो तो मैं बता दूं, यही पंडित जी आपके भारत के पहले विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों रहे, ठीक है। तो इन्होंने भी 3 बातें कही थी कि संप्रभुता जो बहुत मुश्किलों से मिली है उसको बचा के रखना है, क्षेत्रीय अखंडता को बना के रखना है, और तेज रफ्तार से आर्थिक विकास करना। जो 3 बातें इन्होंने कही थी, बिल्कुल भारत की विदेश नीति में देखा जा सकता है इस चीज़ को। तो इस प्रकार से आप बता सकते थे क्योंकि इनकी बातों को लिख करके। अभी आपका पैसेज था, तो पैसेज में क्या है? 24(1), जिसमें है क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में से कौन सा प्रत्यक्ष संबंध नहीं है? ए, सैन्य हमला, बी, कानून व्यवस्था, सी,
सैन्य गठबंधन, या डी आतंकवाद। देखो आतंकवाद का कोई रिलेशन ही नहीं है, क्योंकि सैन्य हमला तो भाई था, पारंपरिक में तो सैन्य हमला होता ही होता है, तो डी मुझे बिल्कुल अलग लग रहा है, आतंकवाद मैं कहूँगा इसके अनुसार, पैसेज में ना जा करके, ये आपका बिल्कुल रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड, 24 सेकंड है, सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में खतरा किसे होता है। ए बोल रहा है आपका राष्ट्रीय संगठन को, बी हो रहा है सरकार को, सी हो रहा है देश को, या डी हो रहा है मानवता को। यहाँ आंसर बिल्कुल सही लगा रखा है, मानवता को खतरा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 24 का थर्ड, निम्नलिखित में से सुरक्षा के नए खतरे कौन शामिल है। ए वैश्विक निर्धनता, बी शक्ति संतुलन, सी सैन्य हमला, या डी गठबंधन। देखिए यहाँ पे नए खतरे के जो स्रोत हैं बिल्कुल सही है कि वैश्विक निर्धनता नए खतरे का स्रोत है। क्वेश्चन नंबर आपका इसमें 24 का 4, किस देश के केंद्र मूल्य के संबंध में कौन सा तत्व बेमेल है। देखो केंद्र मूल्य केवल 3 होते हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ, देख लेना कौन सा नहीं है। क्षेत्रीय अखंडता, स्वतंत्रता और संप्रभुता, केवल 3 केंद्र मूल्य होते हैं। तो इसका राइट आंसर आप मुझे कमेंट में बताइए कि इसका राइट आंसर कौन सा रहा। वैसे मैंने हिंट तो दे दिया है, आप राइट आंसर देख लेना कौन सा है। तो 3 इसके होते हैं, जिसमें क्षेत्रीय अखंडता, स्वतंत्रता और संप्रभुता होता है। जो बच गया है वही है, आप सोच लो कौन सा है। क्वेश्चन नंबर आपका 25, इसमें हमें मैप को देखना है। तो 1966 में एक राज्य गठित हुआ, हिंदी विरोधी आंदोलन कहाँ हुआ, बोडो समुदाय किससे है, और लाल डेंगा कहाँ से। देखो ज़्यादा ना सोचते हुए, लाल डेंगा आपका है मणिपुर, ठीक है, बोडो असम है, हिंदी विरोधी ये डी वाला, हिंदी विरोधी मतलब इसका डी हो जाएगा, और एक का है पंजाब। तो बिल्कुल सही जिसने लगा रखा है। तो पहले का 1966 वाला है पंजाब, मतलब सी, और 65 वाला है डी, ठीक है, बोडो वाला जो समुदाय है वो ए, और लाल डेंगा जो है वो बी। इस प्रकार से आपको आंसर लिखना था। क्वेश्चन नंबर आपका 26, जिसमें आपको कार्टून देखना है, उससे आंसर देना है। तो देखो कार्टून आपके सामने बिल्कुल है, यहाँ पे दिख रहा है कि कोई व्यक्ति जीत गया है और इंदिरा गांधी बगल में खड़ी है, कोई कांग्रेस यहाँ लेटी पड़ी है, कोई उसको उठाने का प्रयास कर रहा है। ये इंदिरा गांधी है, ये वीवी गिरी है, ये सिंडिकेट है, और ये नीलन संजीव रेड्डी कहीं ना कहीं जो उसको उम्मीदवार था वो हार गया है। तो उपरोक्त कार्टून का संबंध किस घटना से है, तो आपका आंसर लिखना था राष्ट्रपति चुनाव से है, 1969 में आपका चुनाव हुआ था। दूसरा, 1977 का राष्ट्रपति चुनाव किन अर्थों में महत्वपूर्ण था, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस पार्टी का जो उम्मीदवार था, जो सिंडिकेट ने खड़ा करा था नीलन संजीव रेड्डी, वो हार गया, और एक स्वतंत्र उम्मीदवार जो अकेला खड़ा हुआ था वीवी गिरी, वो जीत गया। उसके बाद 69 आपका, कि 69 का राष्ट्रपति चुनाव कांग्रेस विभाजन के लिए किस हद तक जिम्मेदार था। बहुत हद तक था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि अगर पार्टी से हटकर वोट दिया गया तो पार्टी को, जो पार्टी को वोट मतलब हट के वोट देगा उसे पार्टी से निकाल देंगे। ऐसा ही हुआ और कांग्रेस पार्टी बढ़ गई। क्वेश्चन नंबर 27 आपका, जिसमें भारत और चीन के संबंधों को प्रभावित करने वाले किन्हीं 3 प्रमुख घटनाओं का वर्णन करना है। देखो एक घटना तो अगर मैं बताता हूँ 1950 आप बता दो कि तिब्बत पर जो चाइना ने कब्जा किया था, एक तो ये घटना है। दूसरा 1959 में जो आपका दलाई लामा को शरण भारत ने दी, एक तो वो, ठीक है। और तीसरा 1962, आप सबको याद ही होगा कि चीन ने भारत पर हमला कर दिया। ये 3 महत्वपूर्ण घटना। इसके अलावा भी आप बता सकते हो कि चाहे वो 2017 का आपका डोकलाम विवाद हो, चाहे वो 2020 का आपका गलवान घाटी हो, ये सारी बहुत सारी घटनाएं हैं, ठीक है। अब देखिए अथवा में तो बनाने वाला क्वेश्चन है कि यदि आपको राष्ट्रीय हित में भारत की विदेश नीति में कुछ परिवर्तन करने का अवसर मिले तो आप कौन कौन से 3 परिवर्तन करना चाहेंगे। देखिए एक परिवर्तन तो यही होगा कि हमें सर्वप्रथम, जैसे हम कह रहे हैं कि तो राष्ट्रीय हित पर ही ध्यान देंगे। उसके अलावा जहाँ पे हमें लगेगा हमारा जो दुश्मन है, हम उसे बातों की जगह हम उस पर संघर्ष कर सकते हैं या हमला भी कर सकते हैं। तो मैं अगर, क्योंकि आप तर्क दे रहे हो यहाँ पे, कुछ भी दे सकते हो ठीक ठाक सा अच्छा सा, है ना, तो ये चीज़ें हो सकती है। और यहाँ पे भारत को प्रोएक्टिव नीति अपनानी चाहिए, जिसमें रुकना नहीं चाहिए, बिल्कुल डरना नहीं चाहिए, और बेबाकी से अपना जो जवाब है वो देना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 28 है, स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष आई किन्हीं 3 चुनौतियों का सामना हमको कौन सा करना पड़ा। 3 ही चुनौती थी। एकता के सूत्र में बांधना, ये तो लग रहा है मॉर्निंग में भी था, एकता के सूत्र में बांधना। दूसरा आपका चुनौती थी लोकतंत्र स्थापित करना, ठीक है। और तीसरा था समान आर्थिक विकास, ठीक है। लोकतंत्र एकता इसलिए मुश्किल था पहला वाला, क्योंकि देश बहुत सारे भागों में विभाजित था, जातियों में, वर्गों में, इसलिए। और दूसरा लोकतंत्र इसलिए क्योंकि पढ़े लिखे लोग मात्र 15% लोग ही थे, 15% लोग पढ़े लिखे थे, और ये भी हो सकता है कि वो शहर में ही रहे हो, गांव में ना रहे हो। और इसके अलावा तीसरा जो आपका है आर्थिक विकास वाला, इसमें देश में ऐसा विकास करना था क्योंकि बहुत सारे लोग अमीर भी बहुत थे, बहुत गरीब भी, तो ऐसा विकास जो सबके लिए समान हो। यही 3 चुनौतियाँ थी। अगला तो इससे भी ईजी है अथवा में, कि वर्ष 1947 में भारत विभाजन के 3 परिणाम जो हमें बताने हैं। पहला परिणाम है आपका जो आपके प्रकार से हिंसा हुई थी, तो बहुत बड़े लेवल पे हिंसा हुई। दूसरा है आपका महिलाओं का शोषण, किसका, महिलाएं जो थी उनका शोषण हुआ था बहुत बड़े लेवल पे, अपहरण, बलात्कार, हत्याएं, ठीक है, जबरन शादियां,
उसके अलावा आप बता दीजिए अन्य वस्तुओं का बंटवारा, जिसमें कुर्सी, टेबल, टाइपराइटर, आपका इन चीज़ों का बंटवारा हुआ था, ठीक है। इसके अलावा शरणार्थियों की समस्या बता दीजिए। ये सारे के सारे परिणाम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 29 कहता है कि वर्ष 1947 में सुरक्षा परिषद के सदस्य बनने हेतु 97 में बनने हेतु मापदंड निर्धारित किए गए। क्या भारत मापदंडों के आधार पर सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनना चाहिए? उसे अपने उत्तर मतलब अपने पक्ष आपको दे दें। बिल्कुल बनना चाहिए, क्योंकि उसमें सारी जो मांग थी ना, मतलब एक बड़ी अर्थव्यवस्था वो भारत है, बड़ा क्षेत्रफल वो भारत का है, बड़ा सैन्य क्षमता वो भारत की है, बजट में योगदान भारत के पास है, मानवाधिकार और लोकतंत्र को मानने वाला वो भारत है। आप सारे पढ़ना, ये एक एक पॉइंट जो मैंने बोला सब मिलेगा आपको 6 चैप्टर में। तो सारी जब क्वालिटीज़ पूरी कर रहा है भारत, तो भारत को मिलना चाहिए, लिख दीजिएगा, ठीक है। आपका अगला है अथवा में संयुक्त राष्ट्र संघ के 3 प्रमुख सिद्धांत कौन से थे? देखो यार, अगर संयुक्त राष्ट्र संघ बोल रहा है, उसके प्रमुख 3 सिद्धांत यही है कि विश्व शांति की स्थापना करना, सुरक्षा करना, ठीक है। उसके अलावा आप कह सकते हैं कि वैश्विक जो लेवल पे संघर्ष है उनको समाप्त करना, और लगातार आप कह सकते हैं कि वैश्विक स्तर पे जो सहयोग है उसको बढ़ावा देना। ये आपका इसका काम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 30, चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान कोई आकस्मिक घटना नहीं है और इसकी व्याख्या कीजिए। बिल्कुल सही है, क्योंकि 1970 में उसने रणनीतिक बदलाव किए। 1972 में चीन ने क्या किया? अमेरिका के साथ संबंध बनाए, ठीक है, और अपने राजनीतिक आर्थिक एकांतवास को समाप्त किया। 1973 में उसके नेता चाउ एन लाई ने चाहे आपका कृषि हो, उद्योग हो, सेना हो, विज्ञान प्रौद्योगिकी हो, 4 क्षेत्रों में आधुनिकीकरण के प्रस्ताव रखे। और 1900 आपका इसमें 78 में आपका खुले द्वार की नीति अपनाई। 1982 की बात करें तो कृषि का निजीकरण किया। कब? 1982 में, ठीक है। और 1998 में उद्योग का निजीकरण किया, उद्योग का। इस प्रकार से लगातार करा, और 2001 में आपका विश्व व्यापार संगठन में शामिल हुआ और लगातार उसने विकास करा। तो लाइन वाइज बता दीजिएगा। अब देखिए, ये तो इससे भी इजी है कि आसन शैली क्या है। तो आसन शैली आप है 4 प्रकार से: अनौपचारिक, टकराव रहित, सहयोगात्मक और मेल मिलाप की नीति थी, ठीक है। और इसके 3 स्तंभ थे। 2003 में स्थापना थी, नाम बता देता हूँ: सुरक्षा समुदाय, आर्थिक समुदाय, सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय। इस प्रकार से आपका पेपर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि बोर्ड के एग्जाम की तैयारी आपकी बहुत अच्छे तरीके से मैं करवा दूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।